हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किए थे डीएनए की केमिस्ट्री के बारे में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। ओके, उसी तरीके से आज हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क किस तरीके से बनता है। और जब डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क में कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से प्रोटीन्स काम करते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क को इनिशिएट करने का काम करते हैं। ओके, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सिंथेसाइज्ड टुगेदर एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो डीएनए के दोनों साइड में क्या होता है, साइमल्टेनियसली रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है और किस तरीके से ये रेप्लिकेशन फॉर्क काम करता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। We have discussed DNA synthesis in a relatively artificial context that is at the primer template junction, that is producing only one new strand of DNA. इससे पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन क्या होता है और प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन में क्या होता है, डीएनए का न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। और क्योंकि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ प्राइमर ऐड हो जाता है और प्राइमर के साथ क्या होता है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ जाता है और एक नए डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन का होना बहुत जरूरी होती है एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनने के लिए। ओके, इन द सेल बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स आर रेप्लिकेटेड एट द सेम टाइम। दोनों ही स्ट्रैंड में क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन एक ही टाइम पे स्टार्ट होता है। दिस रिक्वायर्स सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स टू क्रिएट टू टेम्पलेट डीएनए। ओके, जब कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो क्योंकि जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ई कोलाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो ई कोलाई में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और सर्कुलर डीएनए में जब रेप्लिकेशन वो स्टार्ट होता है तो वहां पर दो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है और दोनों ही रेप्लिकेशन फॉर्क में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन साइमल्टेनियसली होते जाता है। ओके, the junction between the newly separated template strand and the unreplicated duplex DNA is known as replication fork. Okay, जो रेप्लिकेशन फोर्क होता है वो अनरेप्लिकेटेड रीजन होता है। अभी वहां पर कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, जस्ट वो क्या हो गया, अभी दोनों पॉइंट से क्या हो गया, डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो गया है। तो जिस पॉइंट से डीएनए अनवाइंड होता है और अनवाइंड करने के लिए जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम आता है वो डीएनए हेलिकेज अनवाइंड करता है और उसी पॉइंट को हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। कंटिन्यूअसली टुवर्ड द डुप्लेक्स रीजन ऑफ अनरेप्लिकेटेड डीएनए लिविंग इन its back to single stranded template that each direct the synthesis of complementary DNA strand। अब ये जो रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पर बनेगा ये कंटिन्यूअसली बनते जाएगा दोनों तरफ। ओके, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो ब्रेक होते जाएगा और ब्रेक होते जाएगा तो रेप्लिकेशन फोर्क क्या होगा, कंटिन्यूअसली टुवर्ड ये आगे की तरफ मूवमेंट करते जाएगा। ओके, और ये जो डीएनए है ये दोनों सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट में कन्वर्ट होते जाएगा और दोनों एक दूसरे के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा। DNA synthesized only by elongation 3' in only one of the two exposed template can be replicated continuously as the replication fork moves. One its template strand, the polymerase simply chases the moving replication fork. The newly synthesized DNA strand directed by this template is known as leading strand. अब यहाँ पर जब रेप्लिकेशन फोर्क क्रिएट हो गया है, दो डीएनए अलग हो चुका है। अब यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है जहां से क्या होगा, डीएनए अनबाइंड होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हो ये ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। यानी कि डीएनए का जो ये पॉइंट है जहां से डीएनए अनबाइंड होना शुरू हो गया, इसी पॉइंट को हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। ओके, तो रेप्लिकेशन फोर्क में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए हम इसे अनरेप्लिकेटेड डीएनए कहते हैं। आगे की जितने भी रिमेन्स जो पार्ट बचा हुआ है उसे हम अनरेप्लिकेटेड डीएनए सिंथेसिस में कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट है वो क्या है, रेप्लिकेटेड डीएनए है, यानी कि ये अनबाइंड हो चुका है। देख सकते हो डीएनए के दोनों जो पार्ट है वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया है
और दोनों पार्ट में क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जब डीएनए अनबाइंड हो चुका है, रेप्लिकेशन फोर्क क्रिएट हो चुका है, अब रेप्लिकेशन फोर्क क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर दो स्ट्रैंड बनेंगे, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा होता है लैगिंग स्ट्रैंड। ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ये लीडिंग स्ट्रैंड है। अब जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है और एक ही प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिकॉग्नाइज करके यहाँ से डीएनए को लगातार क्या करते जाते हैं, पॉलीमराइजेशन करते जाते हैं और यहाँ पर दूसरे प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज, आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में ओवरऑल डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज की जो लीडिंग स्टेट है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, और जिस डायरेक्शन में डीएनए का ओवरऑल रेप्लिकेशन हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, मल्टीपल प्राइमर की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पर जो ग्रीन कलर का बना हुआ ये आरएनए प्राइमर है और ये आरएनए प्राइमर मल्टीपल टाइम यहाँ पर ऐड होते हैं और ओकाजाकी फ्रैगमेंट यहाँ पर बनाते हैं। ओके, और इसी तरीके से ये डायरेक्शन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड पॉलीमरेज मूवमेंट, तो दोनों डायरेक्शन क्या है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट करते जाएगा। ओके, जब कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि जो प्राइमर का 3 प्राइम OH है उसी 3 प्राइम OH को क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज से रिक्रूट करेगा और 3 प्राइम एंड का क्या होगा, यहाँ पर ग्रो होते जाएगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, 5 to 3। इधर भी क्या है, 5 to 3 डायरेक्शन में ही क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। इस तरीके से इस डायग्राम से हमें एक तो लीडिंग स्ट्रैंड क्या है और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड क्या है उसके बारे में डिटेल से हमें यहाँ पर बातें समझ में आई है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं लैगिंग स्ट्रैंड की। तो वो हम लैगिंग स्ट्रैंड तो देख ही चुके डायग्राम में। लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Synthesis of a new DNA strand directed by the other single strand template is more complicated. This template directs the DNA polymerase to move in the opposite direction of the replication fork. Okay, देखिए पहला वाला जो लीडिंग स्ट्रैंड था वो क्या हो रहा है, डीएनए की जो ओवरऑल रेप्लिकेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये क्या हो रहा है, डीएनए की जो ओवरऑल रेप्लिकेशन हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। The new DNA strand directed by this template is known as lagging strand, and this strand and DNA must be synthesized in a discontinuous fashion. ओके, जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कंटिन्यूअस फैशन में क्या करता है, डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो टुकड़ों में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए इसे डिसकंटिन्यूअस मैनर में या डिसकंटिन्यूअस फैशन में क्या होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनता है और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्टिंग शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ न्यू डीएनए फॉर्म ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक बात और भी है, एंड वेरी इन लेंथ। ओके, इसका जो लेंथ है ओकाजाकी फ्रैगमेंट की, जो लेंथ है ये 1000 टू मतलब 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड इन बैक्टीरिया। एंड अगर हम बैक्टीरिया के केस में देखेंगे तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट की जो ओवरऑल जो लेंथ होता है यानी कि वो कितना हो सकता है, 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड इन बैक्टीरिया में हो सकता है यानी कि प्रोकैरियोट के केस में। और यदि हम यहाँ पर यूकैरियोटिक के केस में देखेंगे तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होगी वो क्या होगा, 100 to 4 न्यूक्लियोटाइड इन यूकैरियोट। शॉर्टली आफ्टर बीइंग सिंथेसाइज्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर covalently joined together to generate a continuous intact strand of the new strand। अब ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या होगा, कोवेलेंटली ज्वाइंट हो जाएगा। ओके, अब इस ज्वाइंट को हटाने के लिए बाद में दूसरा एंजाइम आएगा और इस कोवेलेंटली बॉन्ड को यहाँ से रिमूव करने का काम करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आई बातें। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं द इनिशिएशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रिक्वायर्स अ आरएनए प्राइमर। अब यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर है, क्योंकि बिना प्राइमर के यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड सेपरेट तो हो जाएगा लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा जब तक कि प्राइमर नहीं आएगा। क्योंकि प्राइमर का जो 3 प्राइम OH है, फ्री
थ्री प्राइम OH जो होता है वो रिक्वायरमेंट होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए। ओके, तो इनिशिएट करने के लिए यहाँ पर आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, और आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम का रिक्रूटमेंट होता है, और प्राइमेज एंजाइम एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस को क्या करता है वो आइडेंटिफाई करता है और क्या करता है यहाँ पर प्राइमर को बनाते हैं, और उसी प्राइमर का यूज करके डीएनए क्या करता है अपना एक्सटेंड करवाता है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर आरएनए प्राइमर जो होता है वो किस तरीके से आरएनए प्राइमर को बनाते हैं। इनिशिएशन के लिए आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, as described above, all DNA polymerase require a primer with a 3 prime OH। ओके, जितने भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो सभी डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर फ्री 3 प्राइम OH की रिक्वायरमेंट होती है। They cannot initiate a new DNA strand de novo। de novo यहाँ पर एक टर्म है डी नोवो। डी नोवो का मतलब होता है किसी भी न्यू चीज का फॉर्मेशन करना, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ओके, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है या कॉम्प्लेक्स कुछ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कुछ मटेरियल होता है, तो कॉम्प्लेक्स से क्या करता है वो सिंप्लिसिटी की तरफ, ओके, की तरफ वो मूवमेंट करते हैं, तो उसी चीज को हम डिनोवो कंसीडर करते हैं। डिनोवो का मतलब होता है किसी चीज का नया फॉर्मेशन करना। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई नया चीजों का फॉर्मेशन करना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। तो प्राइमर क्या करेगा यहाँ पर डीएनए से क्या बना, डीएनए का यूज करके क्या करेगा यहाँ पर जो प्राइमेज एंजाइम होता है वो क्या बनाएगा, प्राइमर बनाएगा। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है वो कभी भी आपका नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, या डिनोवो पाथवे से वो नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ओके, लेकिन या तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डिनोवो पाथवे होती है वो इनिशिएट नहीं कर सकता है डीएनए के नए स्ट्रैंड को। ओके, क्योंकि जो डीएनए की नए स्ट्रैंड होती है उसके लिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, और डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होती है वो प्राइमर को बना नहीं सकता, और प्राइमर को नहीं बना पाएगा तो यहाँ पर डीएनए की पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो डिनोवो जो टर्म है, तो डिनोवो पाथवे से यहाँ पर डीएनए की स्ट्रैंड इनिशिएट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इनिशिएट कौन करवाएगा डीएनए पॉलीमरेज को, डीएनए पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट कौन करवाएगा। ओके, तो हाउ देन आर न्यू स्टेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट, कैसे यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो, डिनोवो पाथवे से तो यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो डीएनए को कौन पॉलीमराइजेशन करवाएगा, वो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। टू accomplish this, the cell takes advantage of the ability of RNA polymerase to do what DNA polymerase cannot start new RNA chain de novo। ओके, तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो डी नोवो पाथवे के थ्रू क्या कर सकता है, नए चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो कभी भी आरएनए प्राइमर के जो चेन होते हैं उसी चेन को क्या नहीं कर सकता, वो स्टार्ट नहीं कर सकता है। ओके, यानी कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कभी भी प्राइमर को यहाँ पर नहीं बना सकता। प्राइमर को बनाने के लिए यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और वो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए को यूज करके एक नया आरएनए प्राइमर को यहाँ पर रिक्रूट करवाएगा। ओके, तो यहाँ पर डिनोवो पाथवे से क्या नहीं कर सकता, डिनोवो पाथवे को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता है, और डीएनए कभी भी इनिशिएट नहीं करवा सकता है। लेकिन जो आरएनए प्राइमर्स पॉलीमरेज होते हैं वो डिनोवो पाथवे से आरएनए प्राइमर को रिक्रूटमेंट करवा सकता है। ओके, अब यहाँ पर जो ये डिनोवो प्रोसेस होती है वो प्राइमेज के थ्रू ये प्रोसेस होती है। अब प्राइमेज एंजाइम का काम क्या है वो देख लेते हैं। प्राइमेज इज अ स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टेड सॉरी डिसाइड डेडिकेटेड। ओके, आरएनए जो जो प्राइमेज एंजाइम होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज होता है, और वो डिसाइडेड करता है। ओके, डिसाइड करता है, ये डेडिकेटेड होते हैं, बहुत बहुत डेडिकेटेड ये एंजाइम होता है, और वो ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन किया जा सके। ओके, तो उसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है, प्राइमेज इज स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज। ओके, ये बहुत ही स्पेशल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये डेडिकेटेड टू मेकिंग शॉर्ट आरएनए प्राइमर। ये जो प्राइमेज होता है ये क्या करता है, आरएनए प्राइमर को क्या करता है, ये बनाता है। और ये जो आरएनए प्राइमर होता है ये 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग का बना होता है। वन
ऑन एन सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट। और ये जो आरएनए जो जो प्राइमेज एंजाइम होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट के ऊपर क्या होता है, बाइंड होता है और प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। दिस प्राइमर आर सिक्वेंशियली एक्सटेंडेड बाय द डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो प्राइमर होता है ये क्या करता है, सिक्वेंशियली क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज को क्या करता है, एक्सटेंड करने का काम करता है। Although DNA polymerase incorporated only deoxyribonucleotide into DNA, ओके डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेशन कर सकता है, ना तो वो प्राइमर को रिक्रूट करवा सकता है, ना ही आपका प्राइमेज एंजाइम के साथ कुछ काम कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, ओनली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को ही क्या कर सकता है, वो इनकॉर्पोरेटेड करवा सकता है। They can initiate synthesis using either DNA RNA primer or DNA primer analog to the DNA template। आप या तो RNA primer बोल सकते हो या तो आप DNA primer बोल सकते हो। और ये RNA primer जो होता है ये क्या क्या हो सकता है, DNA की जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर बाइंड होता है और प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन क्रिएट होता है और उसी टेम्पलेट को रिक्रूटमेंट रिकॉग्नाइज करके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए को एक्सटेंड करवाता है या डीएनए को पॉलीमराइजेशन करता है। Although both the leading and lagging strand require primers to initiate डीएनए सिंथेसिस। ओके लीडिंग स्ट्रैंड और जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है दोनों ही स्ट्रैंड को यदि डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। यानी जो प्राइमेज एंजाइम होती है वो किसी भी एक टेम्पलेट के ऊपर जुड़ जाएगा। जैसे कि आप अगर लीडिंग स्ट्रैंड है तो लीडिंग स्ट्रैंड में भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लैगिंग स्ट्रैंड में भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो लीडिंग स्ट्रैंड को यदि पॉलीमराइजेशन करना है तो वहां पर भी क्या जरूरत पड़ेगी, प्राइमेज। और यदि लैगिंग स्ट्रैंड को भी यदि डीएनए पॉलीमराइजेशन करना है तो लैगिंग स्ट्रैंड को भी यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। ओके द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमेज फंक्शन ऑन द टू स्ट्रैंड ऑफ ड्रामेटिकली डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा। अब देख सकते हो जब भी यहाँ पर हम इस डायग्राम को यहाँ पर देख रहे थे, जो लीडिंग स्ट्रैंड होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमर की रिक्वायरमेंट हो रही थी। लेकिन जब हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल प्राइमर की जरूरत पड़ रही है। तो उसी बात को हम यहाँ पर बता रहे हैं। ओके जो लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड होते हैं दोनों को ही क्या चाहिए, प्राइमेज रिक्वायरमेंट होगी, प्राइमेज एंजाइम रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यहाँ पर द फ्रीक्वेंसी, जो प्राइमेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ओके प्राइमेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमेज फंक्शन ऑन द टू स्ट्रैंड इज ड्रामेटिकली डिफरेंट। ओके दोनों स्ट्रैंड में प्राइमेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ईच लीडिंग स्ट्रैंड रिक्वायर ओनली अ सिंगल प्राइमर। यही डिफरेंस यहाँ पर देखा गया है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है उसकी बात हम करेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड मींस दैट new primer are added for the Okazaki fragment because a single replication fork can add hundred of thousand of nucleotide to a primer. Okay, synthesis of the lagging strand can require hundred of Okazaki fragment and their associated RNA primers। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहीं पर हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एक तो हमारा जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो एक लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा और जो एक दूसरा है वो लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। लीडिंग स्ट्रैंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर एक ही प्राइमर को लगा दो और पूरे के पूरे डीएनए को क्या कर लो, सिंथेसिस करवा लो। लेकिन जब लैगिंग स्ट्रैंड की बात आएगी तो लैगिंग स्ट्रैंड में आप देख रहे हो यहाँ पर खंड खंड में क्या हो रहा है, डीएनए के रेप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन जो प्राइमर है वो क्या कर सकता है, एक प्राइमर यदि जुड़ जाता था अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड को वो क्या करता है, जोड़ने की कोशिश करता है। ओके तो इस तरीके से यदि हमें 100 प्राइमर यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो 100 ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनेंगे और यदि 100 के साथ आप 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड को क्या 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, प्राइमर के साथ जुड़ पाएगा। ओके तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि एक जो प्राइमर होती है यदि 100 प्राइमर होगा तो कितना न्यूक्लियोटाइड को वहां पर
जोड़ पाएंगे। तो यदि हम एक ही प्राइमर को यदि हम काउंट करें तो एक प्राइमर के लिए 10 न्यूक्लियोटाइड, तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर के ऊपर जुड़ सकता है। तो हमेशा ये एक चीज याद रखना, यदि 100 प्राइमर जुड़ रहा है तो 100 ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनेगा। ये रेशियो क्या होगा, 1:1 ही होगा। ओके, जब कभी भी यहाँ पर आरएनए प्राइमर एसोसिएशन होगा तो 100 प्राइमर बनेगा, 100 ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनेगा, और 100 प्राइमर और 100 ओकाजाकी फ्रैगमेंट में कितना न्यूक्लियोटाइड जुड़ पाएगा, 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ पाएंगे। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अनलाइक द आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन मैसेंजर आरएनए, ओके, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है मैसेंजर आरएनए में आरएनए को बनाते हैं, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए को भी बनाते हैं, ट्रांसफर आरएनए को भी बनाते हैं। लेकिन इन सारे आरएनए को सिंथेसिस के लिए प्राइमेज डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटेंडेड डीएनए सीक्वेंस टू इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस। ओके, आरएनए सिंथेसिस के लिए यहाँ पर कोई भी प्राइमेज की जरूरत नहीं पड़ती है। इंस्टेंट प्राइमेज रिफर टू इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस यूजिंग a single stranded DNA template containing a particular trimer। ओके, अब यहाँ पर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइमर सीक्वेंस होती है जिसे हम GTA इन द केस ऑफ ई कोलाई के बारे में बात करते हैं। ओके, जब कभी भी हम प्राइमेज एंजाइम की बात करते हैं तो ये जो प्राइमेज एंजाइम है, ये जो डीएनए होते हैं, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो टेम्पलेट होता है उसी टेम्पलेट के साथ ये बाइंड करता है प्राइमेज, और क्या करता है, प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। तो ये जीटीए सीक्वेंस ये डायरेक्टली आपका बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पार्ट आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। कंसिस्टेंट with this reference analysis of E. coli genome sequence show that the GTA target sequence for E. coli primase is over represented in the proteins in the portion of the genome that will be the template for lagging strand DNA synthesis। ओके, तो अब यहाँ पर पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो प्राइमेज एंजाइम होता है वो दोनों स्ट्रैंड में बाइंड कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, प्राइमर की रिक्वायरमेंट लैगिंग स्ट्रैंड को ज्यादा होती है, तो प्राइमेज जो एंजाइम होती है, यानी कि प्राइमेज एंजाइम वो जो टेम्पलेट होता है वो जीनोम का ही पार्ट होती है। तो यहाँ पर जो जीटीए सीक्वेंस होगी वो क्या होगा, एक टारगेट सीक्वेंस स्पेसिफिक होगा। ओके, जीटीए टारगेट सीक्वेंस ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां से क्या होता है डीएनए जहां पर प्राइमेज एंजाइम आके बाइंड करता है और प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पर जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें मल्टीपल प्राइमर की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये जो प्राइमेज ये जो जीटीए सीक्वेंस होता है ये लैगिंग स्ट्रैंड में कुछ ज्यादा देखा गया है और वहां पर प्राइमर की जरूरत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए ये सीक्वेंस वहां पर अधिक से अधिक देखा गया है। ओके, तो ये लाइन आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जो जीटीए टारगेट सीक्वेंस होता है वो प्राइमर वो लैगिंग स्ट्रैंड में कुछ ज्यादा बनता है। ओके, प्राइमेज एक्टिविटीज ड्रामेटिकली इंक्रीज when it associate with another protein that acts at the replication port called the DNA helicase। ओके, जब प्राइमेज एंजाइम होती है उसकी एक्टिविटी क्या होती है, अचानक से बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब रेप्लिकेशन फोर्क में एक और एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज, जब वो जुड़ जाएगा तो जो प्राइमेज एंजाइम है प्राइमेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। दिस पोर्शन अनबाइंड्स द डीएनए एट द रेप्लिकेशन फोर्क क्रिएटिंग सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट दैट कैन बी एडेड ऑन बाय प्राइमेज। ओके, जो प्राइमेज एंजाइम होता है उसके थ्रू क्या होगा, प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, और जब रेप्लिकेशन क्या होगा यहाँ पर डीएनए हेलिकेज के थ्रू क्या होगा, जब डीएनए एक्सटेंड होता जाएगा तो वहां पर क्या होगा, प्राइमेज एंजाइम के थ्रू क्या होगा, प्राइमर का फॉर्मेशन होगा और एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट के साथ प्राइमर जुड़ जाएगा और प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन क्रिएट होगा और डीएनए का सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आरएनए प्राइमर मस्ट बी रिमूव टू कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन। अब प्राइमर तो बन चुके हैं, प्राइमेज एंजाइम के थ्रू प्राइमर लग भी चुका है। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो प्राइमर जुड़े हुए हैं उस प्राइमर को रिमूव भी करना होता है। तो रिमूव करने के लिए दूसरे प्रकार का एंजाइम है जो काम करेगा यहाँ पर। तो कौन सा एंजाइम है, कैसे काम करता है उसको देखते हैं। टू कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए का रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, द आरएनए प्राइमर यूज फॉर इनिशिएशन
RNA primers used for initiation must be removed and replaced with DNA. ओके, जो प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इनिशिएशन हो चुका था, अब उस प्राइमर को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और किस में रिप्लेस कर दिया जाएगा, डीएनए में रिप्लेस कर दिया जाएगा. टू रिप्लेस द डीएनए प्राइमर विथ डीएनए. ओके, सॉरी, टू रिप्लेस द आरएनए प्राइमर विद डीएनए. जो आरएनए प्राइमर अभी तक लगा हुआ था, वो अभी तक जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो हम उसको कंप्लीटली डीएनए नहीं कह सकते क्योंकि वहां पर आरएनए लगा हुआ है. तो यहाँ पर क्या रिप्लेस होगा, जो आरएनए प्राइमर किस में रिप्लेस होगा, डीएनए में रिप्लेस होगा. लेकिन कैसे, जब तक प्राइमर नहीं हटेगा तब तक डीएनए में रिप्लेस नहीं हो सकता है. एन एंजाइम कॉल्ड आरएनएस एच. यहाँ पर जो एंजाइम है, जो एंजाइम क्या करेगा, जो प्राइमर को हटाएगा, उस एंजाइम का नाम है आरएनएस एच. रिकॉग्नाइज एंड रिमूव मोस्ट ऑफ ईच आरएनए प्राइमर. ये जो आरएनएस एच होती है ये रिकॉग्नाइज करेगा और आरएनए प्राइमर को ये क्या करेगा, हटाने का काम करेगा. दिस एंजाइम स्पेशली डिग्रेड आरएनए. ये जो आरएनएस एंजाइम, आरएनएस एच एंजाइम होती है, वो स्पेशली किसको डिग्रेड करेगा, आरएनए को डिग्रेड करेगा यहाँ से. ओके, जो प्राइमर लगा हुआ है उसी प्राइमर को क्या करेगा, ये डिग्रेड करेगा, वो डीएनए को डिग्रेड नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है. दैट इज बेस पेयर विद डीएनए. ओके, क्योंकि देखिए जो आरएनए प्राइमर जो बना हुआ है वो डीएनए के साथ बेस पर लगा हुआ है उसका, लेकिन उसको हटाने का काम करना है. तो हटाने का काम कौन करता है, आरएनएस एच. द एच in its name stands for hybrid in RNA DNA hybrid. ओके, तो जो H होता है, जो RNA होता है, वो अपर काम करता है. जो RNA होता है उसका जो नाम है वो हाइब्रिड रखा गया है क्योंकि वो RNA और DNA का हाइब्रिड होता है. ओके, RNase H remove all the RNA primer except the ribonucleotide. ओके, यहाँ पर जो डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड होती है उस न्यूक्लियोटाइड को वो यहाँ से रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को वहां पर रिमूव करेगा. डायरेक्टली लिंक टू द डीएनए एंड. ओके, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, जो डीएनए का जो एंड पोर्शन होता है वहां से क्या करना शुरू कर देगा, आरएनए प्राइमर जो बना हुआ है या लगा हुआ है उसी प्राइमर को ये रिमूव करने का काम करेगा. दिस इज बिकॉज आरएनएस एच कैन ओनली क्लीव बॉन्ड्स बिटवीन टू राइबोन्यूक्लियोटाइड. ओके, क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होती है उनके बीच के जो बॉन्ड को क्या करता है, वो क्लीव करने का काम करता है. द फाइनल राइबोन्यूक्लियोटाइड इज रिमूव बाय 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस दैट डिग्रेड आरएनए और डीएनए फ्रॉम देयर 5 प्राइम एंड्स. ओके, तो जब कभी भी प्राइमर का रिमूवल होता है तो प्राइमर का जो 5 प्राइम एंड होता है, क्योंकि प्राइमर का भी एक 3 प्राइम एंड होता है, एक 5 प्राइम एंड होता है, जो 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस होता है वहां से क्या होगा, प्राइमर का रिमूवल होना शुरू हो जाएगा. प्राइमर का रिमूवल कभी भी 3 प्राइम ओएच से नहीं होता है क्योंकि 3 प्राइम ओएच क्या होता है, ग्रोइंग एंड होता है, और जो 5 प्राइम एंड होता है उसी 5 प्राइम एंड में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, यानी कि आरएनएस एच काम करेगा. आरएनएस एच यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस की तरह काम करेगा. तो प्राइमर का जो 5 प्राइम एंड है वो होता है, उसी 5 प्राइम एंड से क्या होगा, प्राइमर का रिमूवल होना शुरू हो जाएगा. Removal of the RNA primer leaves a gap in the double-strand DNA that is an ideal substrate for DNA polymerase of primer template junction. जहां पर भी ये प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन बना हुआ है, अब जैसे ही वहां से क्या होगा, आरएनए जो प्राइमर है, प्राइमर वहां से हट जाएगा तो एक गैप क्रिएट होगा. ओके, जो कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में क्या होगा, एक गैप क्रिएट होगा और उसी गैप को हम प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन से कंपेयर कर रहे हैं. अब इस डायग्राम से हम अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसा आरएनए प्राइमर जो हुआ है, वो जो आरएनए प्राइमर है यहाँ पर जो ग्रीन कलर का बना हुआ ये आरएनए प्राइमर है, और आरएनए प्राइमर को यहाँ पर आरएनएस एच के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा. डीएनए पॉलीमरेज fills this gap until every nucleotide is base pair, leaving a DNA molecule that is complete except for a break in the phosphodiester backbone between the 3' OH and the 5' phosphate on the repair strand. Okay, यहाँ पर कभी भी आपका जो आपका फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन है, यानी कि जो डीएनए की जो बैकबोन होती है उसको ये क्लीव नहीं करेंगे. ओके,
क्लीव नहीं करेंगे। जब कभी भी यहाँ पर प्राइमर को हटाना है तो प्राइमर की जो 5 प्राइम एंड होता है उस वहां से क्या होगा, ये जो प्राइमर होती है प्राइमर को ये 1 बाय 1 क्या करते जाएगा, रिमूव करते जाएगा। लेकिन डीएनए की जो यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड लगा हुआ है उसको वो क्लीव नहीं करेंगे। अब जब ये यहाँ से हट जाएगा तो एक नीक क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पर दिस नीक इन द डीएनए कैन बी रिप्लेस्ड बाय द एंजाइम कॉल्ड द लाइगेज। अब ये जो नीक क्रिएट होगा, ये गैप क्रिएट होगा, इस गैप को कौन फिल करेगा, यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इस गैप को यहाँ पर फिल कर देंगे। डीएनए लाइगेज यूज हाई एनर्जी कोफैक्टर such as ATP to create a phosphodiester bond between an adjacent 5 prime phosphate and 3 prime OH। अब यहाँ पर क्या होगा, ये अब देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर का ये प्राइमर है, आरएनएस एच के थ्रू ये हट गया है, आरएनएस के जो 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस है उसके थ्रू हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन यहाँ पर जो गैप क्रिएट हो गया है, अब उस गैप को भरने के लिए यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट जो होता है उस गैप को क्या करता है, फिल करने का काम करता है। ओके, अब ये जो जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन यहाँ पर बन चुका है, उस जंक्शन को अब यहाँ पर फिल करने के लिए जो डीएनए लाइगेज एंजाइम काम करेगा, तो लाइगेज एंजाइम को यहाँ पर काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए होता है। ओके, एटीपी के बगैर जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, एटीपी यहाँ पर काम करेगा तभी क्या होगा, डीएनए लाइगेज यहाँ पर एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम OH में क्या करेगा, ये दोनों के दोनों एंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ओके, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है यहाँ पर देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन, यहाँ पर 3 प्राइम एंड होगा, और यहाँ पर क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है This nick in the DNA can be replaced by the enzyme ligase के थ्रू ये क्या होगा, फिल हो जाएगा। DNA ligase is DNA ligase use high energy cofactor, पर high energy cofactor के फॉर्म में यहाँ पर ATPase काम करेगा। ओके, टू क्रिएट अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करेगा, और उसका जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा बिटवीन एडजेसेंट 5 प्राइम फॉस्फेट एंड द 3 प्राइम OH। यहाँ पर 5 प्राइम फॉस्फेट से क्या होगा, 3 प्राइम फॉस्फेट के बीच में क्या होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH के बीच में क्या होगा, यहाँ पर जो गैप होती है वो गैप फुलफिल हो जाएगा। ओनली आफ्टर all RNA primer are replaced by the DNA and associated nick are sealed the DNA synthesis complete। ओके, जब इस तरीके से डीएनए लाइगेज पूरे के पूरे गैप को यहाँ पर सील कर देगा तो डीएनए सिंथेसिस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हम इसको डीएनए कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डीएनए हेलिकेज अनवाइंड द डबल हेलिक्स इन द एडवांस ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। अब जब रेप्लिकेशन फोर्क क्रिएट हो चुका है, देखिए यहाँ पर अब तक हम बात कर रहे हैं रेप्लिकेशन फोर्क को, पहले हम लोग देखे रेप्लिकेशन फोर्क बने हैं, दो स्ट्रैंड बने हैं, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ कौन एंजाइम आया है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा है। ओके, उसके बाद कौन आया यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है। तो जो हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है, ओके, हेलिकेज एंजाइम किस तरीके से काम करता है रेप्लिकेशन फॉर्क में। ओके, और डीएनए की जो पूरे के पूरे स्ट्रैंड है उस पूरे स्ट्रैंड को किस तरीके से एक्सटेंड करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज आर जनरली पुअर एट द सेपरेटिंग द टू बेस पेयर स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स। डीएनए जो होती है वो दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए उसके पास इतना एबिलिटी नहीं है कि दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर पाए। Therefore, at the replication fork, the third class of enzyme called the DNA helicase catalyze the separation of two strand of duplex DNA। ओके, तो यदि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास एबिलिटी नहीं है दोनों डीएनए को सेपरेट कर पाए, तो ये थर्ड क्लास ऑफ एंजाइम है जिसको डीएनए हेलिकेज के नाम से जानता है। ये डीएनए हेलिकेज के पास कैटालिटिक एफिशिएंसी होता है कि वो दोनों ये स्ट्रैंड को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। दिस एंजाइम बाइंड टू द मूव
directionally along single stranded DNA using the energy of nucleotide triphosphate, usually ATP, binding and hydrolysis of to displace any DNA strand that is anally to the bound single stranded DNA। अब ये जो हमारा जो हेलिकेस एंजाइम होता है, जो हेलिकेस एंजाइम होता है, इस हेलिकेस एंजाइम को काम करने के लिए न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की जरूरत पड़ती है और यूजुअली वो एटीपी होता है। ओके, विदाउट एटीपी, जिस तरीके से लाइगेस को एटीपी की जरूरत पड़ रही थी, उसी तरीके से यहाँ पर जो हेलिकेस एंजाइम होता है, हेलिकेस एंजाइम को भी एटीपी की जरूरत पड़ती है और जब एटीपी के हाइड्रोलाइसिस होता है तो हेलिकेस एंजाइम बाइंड करता है और दोनों के दोनों डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने का काम करता है। टिपिकली डीएनए हेलिकेस दैट एक्ट अ रेप्लिकेशन फॉर are hexameric protein that assume the shape of a ring। ओके, जो डीएनए हेलिकेस एंजाइम होता है वो रेप्लिकेशन फॉर्क में काम करता है, लेकिन वो हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है और उसका जो शेप होता है वो कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस रिंग शेप प्रोटीन कॉम्प्लेक्स encircle one of the two single stranded of the replication fork adjacent to the single stranded double stranded जंक्शन। ओके, देखिए डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जब डीएनए हेलिकेस एंजाइम बाइंड करता है तो यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड भी बनता है, डबल स्टैंडर्ड जंक्शन भी बनता है। अब इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको मैं जो बता रहा हूँ। एक तो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आप ये देख सकते हो डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पर रेशियो क्या लिखा हुआ है, सिंगल स्टैंडर्ड रेशियो डबल स्टैंडर्ड जंक्शन। ओके, देखिए यहाँ पर तो ये है डबल स्टैंडर्ड, ये है सिंगल स्टैंडर्ड, दोनों के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, हेलिकेस एंजाइम जुड़ चुका है जो कि हेक्सामेरिक प्रोटीन का बना होता है और एक रिंग शेप का प्रोटीन होता है। तो जो डीएनए हेलिकेस एंजाइम होता है वो किसी भी एक ही स्ट्रैंड पे बाइंड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करते जाता है, ब्रेक करते जाता है। ओके, तो एक चीज को आप समझिए, डीएनए का रेप्लिकेशन फोर्क बना और डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क में जैसे ही डीएनए हेलिकेस के थ्रू ये अनवाइंड होना शुरू हो गया तो एक डबल स्टैंडर्ड और एक सिंगल स्टैंडर्ड जंक्शन बना है, उसी जंक्शन पे क्या कर रहे हैं, ये हेलिकेस बाइंड होके अपना काम कर रहे हैं। Each DNA helicase move along single stranded DNA in a defined direction। ओके, क्या करता है, जो भी हमारा जो डबल स्टैंड डीएनए है उनको क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है और वो उसी डायरेक्शन में क्या करता है, मूवमेंट करते जाता है। ओके, किसी एक ही स्टैंड को वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है और डीएनए जिस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा उसी डायरेक्शन में क्या करता है, मूवमेंट करने का काम करता है। दिस प्रॉपर्टी इज रिफर्ड टू एज द पोलैरिटी ऑफ द डीएनए हेलिकेस। इसी को हम पोलैरिटी बोला जा रहा है। पोलैरिटी का मतलब होता है या तो ये डीएनए हेलिकेस 5 to 3 मूव कर सकता है या तो 3 to 5 मूवमेंट कर सकता है, दोनों तरफ यदि मूवमेंट कर सकता है तो ये दोनों तरफ मूवमेंट कर सकता है, इसीलिए इसे हम पोलैरिटी ऑफ डीएनए हेलिकेस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बी पार्ट में पूछा जा सकता है कि कौन से एंजाइम होते हैं जो पोलैरिटी शो करते हैं, तो पोलैरिटी शो करते हैं हमारा डीएनए हेलिकेस एंजाइम। डीएनए हेलिकेस कैन हैव अ पोलैरिटी of either 5 to 3 direction or 3 to 5 direction। This direction is always defined according to the strand of DNA bound or encircled for a ring shaped helicase rather than the strand that is displaced। ओके, तो ये क्या कर सकता है, दोनों ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज मूवमेंट कर सकता है। ओके, और जब मूवमेंट करता है तो उसके बाद क्या होता है, डीएनए का डिस्प्लेसमेंट होते जाता है। In the case of DNA helicase that function on the lagging strand template on the replication fork, the polarity is 5 to 3। ओके, जब कभी भी ये जो हेलिकेस एंजाइम होती है यदि वो लैगिंग स्ट्रैंड में बाइंड कर, तो लैगिंग स्ट्रैंड में यदि बाइंड करेगा तो 5 to 3 मूवमेंट करेगा। आप देख रहे हो ये लैगिंग स्ट्रैंड कंसीडर कर लो, नीचे वाले हिस्से को, ऊपर ऊपर को कौन सा स्ट्रैंड, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। तो यदि ये लैगिंग स्ट्रैंड में बाइंड है तो ये क्या करेगा, 5 to 3 की तरफ क्या करेगा, इसका मूवमेंट होगा। उसी तरीके से यदि हम लीडिंग की बात करेंगे तो 3:5 होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट द रेप्लिकेशन फोर्क द पोलैरिटी इज 5 to 3 टू अलाउ द डीएनए हेलिकेस
टू प्रोसीड टूवर्ड्स द डुप्लेक्स रीजन ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, डीएनए हेलिकेज का मूवमेंट होता रहता है। As in true for all enzymes that move along DNA in a directional manner, movement of the helicase along single stranded DNA requires the input of chemical energy. Okay, for helicase this energy is provided by the ATP hydrolysis. जो भी दोनों डायरेक्शन में डीएनए हेलिकेज मूवमेंट कर रहा है उसके लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तभी क्या होगा, डीएनए हेलिकेज लोड होगा, और डीएनए हेलिकेज लोड होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, वो हेलिकेज एक्टिविटी दिखाएगा। और देखिए जब तक ये यहाँ पर एटीपी नहीं जुड़ेगी डीएनए हेलिकेज, अभी सिर्फ ये इस स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा है, सिर्फ ये हेलिकेज यहाँ पर बाइंड किया लेकिन आगे की तरफ एक्सटेंड नहीं कर रहा है। एक्सटेंड कब करेगा, जब इस हेलिकेज के साथ एटीपी बाइंड होगा और एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, तब ये हेलिकेज क्या करेगा, आगे की तरफ मूवमेंट करेगा और डीएनए को क्या करेगा, अनबाइंड करते जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जब हेलिकेज बाइंड हो चुका है, देखिए यहाँ पर एक एक करके हम एक एक एंजाइम की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ओके, सबसे पहले रेप्लिकेशन फोर्क बना, उसमें डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया, लैगिंग स्ट्रैंड बना, प्राइमेज एंजाइम आया, प्राइमर को रिक्रूट करवाया। ओके, उसके बाद प्राइमर को हटाने का काम कौन कर रहा है, डीएनए लाइगेज कर रहा है। अब जब डीएनए एक्सटेंड होते जा रहा है तो वहां पर जो डीएनए की जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर कौन आया है, डीएनए हेलिकेज आया है। ओके, अब जब डीएनए हेलिकेज काम कर रहा है पूरी तरीके से, तो अब जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो अब सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो यदि डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में सेपरेट हो जाएगा तो अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगा। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा इसको। ओके, रेप्लिकेशन से पहले, रेप्लिकेशन तो बाद में होगा, पहले जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन चुका है अब वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी होती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज। जो बाइंडिंग प्रोटीन है, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है जो क्या करेगा, एसएसडीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बिफोर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन से पहले जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी होता है। after the DNA helicase has passes, okay, DNA हेलिकेज जब हेलिकेज एक्टिविटी करेगा और हेलिकेज एक्टिविटी के बाद जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा, the newly generated single stranded DNA must remain free of base pairing until it can be used a template for DNA synthesis. ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जब हेलिकेज एक्टिविटी होगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर जनरेट होगा। अब वो क्या होगा, डीएनए टेम्पलेट की तरह यहाँ पर काम करेगा। ओके, अब वो फ्री हो जाएगा किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बिल्कुल फ्री है। ओके, दो स्ट्रैंड यहाँ पर सेपरेट हुआ है टू स्टेबलाइज द सेपरेटेड स्ट्रैंड। अब जब डीएनए हेलिकेज काम किया तो दो डीएनए सेपरेट हो गया है, अब उस सेपरेटेड डीएनए को स्टेबलाइज करना जरूरी है। स्टेबलाइज कौन करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम एसएसबी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो एसएसबी प्रोटीन है रैपिडली बाइंड टू द सेपरेट स्ट्रैंड। रैपिडली मतलब बहुत जल्दी क्या होगा, ये एसएसबी प्रोटीन क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा। बाइंडिंग ऑफ on single stranded promotes the binding of another SSB to the immediately adjacent single stranded DNA. Okay, यहाँ पर कोई दूसरा प्रोटीन यहाँ पर बाइंडिंग ना हो जाए, इसलिए इमीडिएटली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर बाइंड हो जाता है। ओके, क्यों यहाँ पर ये बाइंड हो जाता है और स्टेबलाइज करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि देखिए जब भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है तो वो क्या होता है, एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। उसमें कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या कोई भी न्यूक्लियस एक्टिविटी हो सकता है और उस डीएनए को क्या कर सकता है, क्लीव कर सकता है। इसीलिए डीएनए की जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होती है उसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी होता है। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ये क्या होता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग होता है। मतलब यहाँ पर जैसे ही डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड बना तो डबल स्टैंडर्ड आके, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आके क्या हो गया, बाइंड हो गया। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और यहाँ पर क्या है, यानी कि एसएसडीएनए और एसएसबी प्रोटीन आपस में क्या है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग यहाँ पर शो कर रहा है। एंड occurs because SSB molecule bound to immediately adjacent region of single stranded DNA also bind to each other. ओके, दोनों के दोनों आपस में क्या होता है, बाइंड हो जाता है। जैसे ही दोनों के दोनों, देखिए यहाँ पर दिस SSB इंटरेक्शन स्ट्रांगली
क्या करता है यहाँ पर क्या करता है यहाँ पर स्टेबलाइज करता है, क्योंकि एक ही अगर एसएसबी यहाँ पर बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा, डीएनए यहाँ पर अनस्टेबल हो जाएगा, यानी डीएनए यहाँ पर उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से डीएनए को काम करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, लगातार मल्टीपल एसएसबी यहाँ पर काम करेगा। ओके, एक डीएनए यहाँ पर क्या कर रहा है, बाइंड, एक एसएसबी बाइंड कर रहा है, उसके साथ साथ दूसरा एसएसबी बाइंड कर रहा है, उसको तीसरा चौथा, इस तरीके से लगातार बहुत सारे, यानी कि जहां तक भी डीएनए का जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वहां तक क्या करेगा, एक के बाद क्या होगा, एसएसबी प्रोटीन बाइंड होते जाएगा, तभी क्या हो पाएगा, डीएनए की जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो स्टेबलाइज हो पाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, दिस एसएसबी इंटरेक्शन स्ट्रांगली स्टेबलाइज। ओके, बहुत अच्छे से ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। एसएसबी बाइंडिंग टू द single stranded DNA and makes site clearly already occupied by one or more SSB molecule preferred single stranded binding site। ओके, पूरे के पूरे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है सभी में क्या होगा, यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर बाइंडिंग साइट है और सभी में यहाँ पर एसएसबी प्रोटीन का इंटरेक्शन होता जाएगा। कोऑपरेटिव बाइंडिंग एंश्योर दैट डीएनए a single stranded DNA is rapidly coated by SSB as it emerges from the DNA helicase। जैसे ही यहाँ पर डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट करेगा, वैसे ही कोऑपरेटिव बाइंडिंग यहाँ पर हो जाएगा। कोऑपरेटिव बाइंडिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैनी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। ओके, यहाँ पर बहुत सारे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग है वो क्या है, बहुत सारे यहाँ पर जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोटीन है आपस में क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। ओके, इस स्ट्रक्चर से आप यहाँ से समझ सकते हो कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन किस तरीके से बाइंड करता है। Once coated with a single stranded SSB protein and single stranded DNA is held in an elongate state that facilitates it use a template for DNA or RNA primer synthesis। SSBs interact with the single stranded DNA in a sequence independent manner। ओके, ये क्या है यहाँ पर ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एसएसबी के लिए यहाँ पर कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कभी भी यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरीके से, ये जो ए डायग्राम है, ए डायग्राम में दिखा रहा है यहाँ पर कोई डीएनए की स्ट्रैंड है जो बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि एसएसबी आकार कहाँ पर बाइंड होगा। तो एसएसबी को बाइंड होने के लिए कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये पूरा फ्री है, कहीं भी आकर के एसएसबी बाइंड हो सकता है, इसलिए इसको हम सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में यहाँ पर एसएसबी बाइंड हो जाएगा। एसएसबी प्राइमरली कांटेक्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके, थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विद द फॉस्फेट बैकबोन एंड द स्टैकिंग इंटरेक्शन विद द डीएनए बेस और डीएनए बेसिस। ओके, तो यहाँ पर जो एसएसबी का बाइंडिंग होगा वो कोवेलेंटली बाइंडिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, या वीक जो वीक इंटरेक्शन होता है वो सारे इंटरेक्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि जैसे जैसे डीएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंड होता जाएगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सिर्फ और सिर्फ डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है ताकि डीएनए में कोई कट ना लगे, कोई म्यूटेशन क्रिएट ना हो। तो ये यहाँ पर कोवेलेंटली इंटरेक्शन नहीं होता, वीक इंटरेक्शन होता है, ताकि यहाँ पर डीएनए में जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट होती है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट या लीडिंग स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए का पॉलीमराइजेशन भी तो करना है, इसलिए यहाँ पर वीक इंटरेक्शन होता है ताकि इसको आसानी से हटाया जा सके। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टू सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एसिड मेक फ्यू एनी हाइड्रोजन बॉन्ड टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बेस पे। ओके, तो यहाँ पर जो होता है ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें एक ही सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्या है, बाइंड हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर बाइंडिंग ऑफ एडिशनल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोटीन, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया वो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है। ओके, तो अब इस तरीके की स्ट्रक्चर में डीएनए की रेप्लिकेशन थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया तो वहां पर क्या होगा, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो रेप्लिकेशन क्या होगा यहाँ पर अच्छे से हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोटीन बाइंड हो जाता है, और बाइंड हो जाने के बाद और डीएनए की रेप्लिकेशन अच्छे से हो सकता है। ओके,
तो अब यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी अपना बाइंडिंग करवा चुके हैं, ओके, और रेप्लिकेशन भी हो रहा है। अब जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो जो डीएनए हेलिकेज होती है, डीएनए हेलिकेज आगे की तरफ मूवमेंट करते जाता है, तो आगे की तरफ यदि डीएनए मूवमेंट करेगा तो उसमें सुपर कॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो जब सुपर कॉइल का फॉर्मेशन होगा तो डीएनए को क्या कर, तो डीएनए पॉलीमरेज को क्या कर, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज को प्रॉब्लम होगी यहाँ पर डीएनए को पॉलीमराइजेशन करने के लिए, ओके। तो अब जो सुपर कॉइल यहाँ पर बन रहा है, वो सुपर कॉइल को क्या करना है, रिमूव करना है, ओके। तो ये वाला स्ट्रक्चर से आसानी से इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो। इस स्ट्रक्चर से ये डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है तो ये इस डायरेक्शन में यदि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो आगे की तरफ जैसे जैसे ये मूवमेंट करते जाएगा तो यहाँ पर सुपर कॉइल का फॉर्मेशन होगा, ओके। अभी सुपर कॉइल को क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। तो सुपर कॉइल को रिमूव करने के लिए यहाँ पर एंजाइम काम करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम। तो टोपोआइसोमरेज एंजाइम रिमूव सुपर कॉइल, प्रोड्यूस अ डीएनए अनबाइंडिंग एट द रेप्लिकेशन फोर्क। जब रेप्लिकेशन फोर्क बन चुका है उसके बाद डीएनए अनबाइंड होना शुरू हो गया है। अनबाइंड को शुरू करने के लिए डीएनए हेलिकेज काम कर रहा है। जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज अनबाइंड करते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, डीएनए सॉरी पॉजिटिव सुपर कॉइल क्रिएट होगा, और पॉजिटिव सुपर कॉइल की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए सुपर कॉइल को हटाना भी जरूरी है। अब सुपर कॉइल को हटाने का काम कौन करेगा, डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम। अब देखिए, द सुपर कॉइल इंट्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज आर रिमूव बाय द topoisomerase that act on the unreplicated double-stranded DNA in front of replication fork। जो रेप्लिकेशन फोर्क के आगे की जो हिस्सा है जहां पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है, जो अनरेप्लिकेटेड डीएनए का हिस्सा है वहां पर क्या होगा, डीएनए सुपर कॉइल का फॉर्मेशन होगा, और टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा, सुपर कॉइल को हटाने का काम करेगा। दिस एंजाइम डू दिस by breaking either on or both strand of DNA without letting go of the DNA and the passing the same number of DNA strand through the break। ओके, अब ये यहाँ पर क्या करेगा, जब कभी भी यहाँ पर डीएनए सुपर कॉइल बनेगा तब ये सुपर जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, ये रेप्लिकेशन मशीनरी है, यानी आरएनए डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर काम कर रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर काम कर रहा है, ये हेलिकेज काम कर रहा है, तो ये इस तरीके से आगे की तरफ मूवमेंट होते जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सुपर पॉजिटिव सुपर कॉइल बनेगा। अब इस पॉजिटिव सुपर कॉइल को यहाँ पर क्या करते जाएगा, ब्रेक कौन करेगा, टोपोआइसोमरेज 2। तो ये जो स्ट्रक्चर है टोपोआइसोमरेज 2 का स्ट्रक्चर है। अब ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को ब्रेक करेगा। तो डीएनए के दोनों एंड को क्या कर सकता है, ये ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करने के बाद ये नेगेटिव सुपर कॉइल में चेंज कर देगा, ओके। तो अब जब ये नेगेटिव सुपर कॉइल में चेंज कर देगा तो पास डीएनए थ्रू द ब्रेक, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, डीएनए में जब नेगेटिव सुपर कॉइल होगा तो यहाँ पर फिर से हेलिकेज काम करने लगेगा, आगे की तरफ मूवमेंट होते जाएगा। दिस एक्शन relieves the accumulation of सुपर कॉइल। अब यहाँ से जो पॉजिटिव सुपर कॉइल बन गया था वहां से रिलीव्स मिल गया है, ओके। In this way, topoisomerase act as a solvulase, okay, solvulase. The prevent the accumulation of positive supercoil ahead the replication fork। तो आगे रेप्लिकेशन फोर्क के आगे जो पॉजिटिव सुपर कॉइल बन गया था, अब उस पॉजिटिव सुपर कॉइल को ये नेगेटिव सुपर कॉइल में चेंज कर दिया है। डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली efficiently extend 3' OH primer, okay, anally to the single stranded template। This addition of primase, DNA helicase and topoisomerase dramatically extend the possible substrate for DNA polymerase, okay। तो अब यहाँ पर देखिए DNA polymerase भी काम कर रहा है, उसके बाद प्राइमेज भी काम कर रहा है, उसके बाद हेलिकेज भी काम कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या जुड़ गया है, टोपोआइसोमरेज भी जुड़ गया है। तो ये सारे के सारे एंजाइम जब इस तरीके से जुड़ जाता है तो डीएनए की जो रेप्लिकेशन की जो रेट है वो क्या हो जाता है, बहुत अच्छे से यहाँ पर होता है। डीएनए की जो रेप्लिकेशन की रेट है वो बहुत अच्छे से प्रोसीड करता है, ओके। तो ये था डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम का काम। टोपोआइसोमरेज एंजाइम का काम होता है कि वो सुपर कॉइल को क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइल को नेगेटिव सुपर कॉइल में चेंज कर देगा और डीएनए की रेप्लिकेशन को आगे की तरफ प्रोसीड करवाएगा,
ओके, अब हम देखते हैं रेप्लिकेशन फोर्क एंजाइम एक्सटेंड द रेंज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज सबस्ट्रेट। ओके, किस तरीके से यहाँ पर जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो किस तरीके से एक्सटेंड होता है और वहां पर डीएनए पॉलीमरेज की जो रेंज होती है वो क्या क्या हो सकता है। ओके, one its own DNA polymerase can only efficiently extend 3 prime OH prime anally to that single stranded DNA template, and the addition of primase DNA helicase and topoisomerase dramatically extend the possible substitute DNA polymerase। okay, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, जब कभी भी यहाँ पर सारे के सारे एंजाइम बाइंड हो जाएगा तो डीएनए का जो एबिलिटी है वो ड्रामेटिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। Primates provide the ability to initiate new DNA strand on any piece of single stranded DNA। जो प्राइमेस होती है, प्राइमेस का काम करता है डीएनए, प्राइमेस का काम होता है प्राइमर को बनाना, और प्राइमर और डीएनए जब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और प्राइमर जब एक साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, डीएनए की जो नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ओके, of course, the use of primates also impose recruitment for the removal of the RNA primer to complete replication। ओके, यहाँ पर कुछ और देखा गया है कि जो प्राइमेस एंजाइम होता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्राइमर को हटाने का काम भी करते हैं। सिमिलरली स्ट्रैंड सेपरेशन बाय डीएनए हेलिकेज एंड डिसिपेशन ऑफ पॉजिटिव सुपरकॉइल बाय द टोपोइसोमरेज अलाउ डीएनए पॉलीमरेज टू द रेप्लिकेट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं कि इसका रेंज किस तरीके से होगा, यानी कि कब डीएनए हेलिकेज जुड़ेगा, कब टोपोइसोमरेज जुड़ेगा, टोपोइसोमरेज कब जुड़ेगा, जब पॉजिटिव सुपरकॉइल क्रिएट होगा तो पॉजिटिव सुपरकॉइल को हटाना है तो पॉजिटिव सुपरकॉइल को हटाने के लिए टोपोइसोमरेज काम करेगा डीएनए के ऊपर और डीएनए को रेप्लिकेट करवाएगा। ओके, although the name of the protein change the organism to organism। अब ये सारे प्रोटीन, ओके, सारे प्रोटीन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वेरी करता है। ये किस तरीके से करता है आगे हम देखेंगे चार्ट के थ्रू। द सेम सेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म एज अ diverse as bacteria, yeast and human to accomplish chromosomal DNA replication। जब कभी भी क्रोमोसोमल डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये सारे जो प्रोटीन यहाँ पर काम कर रही है प्रोटीन कुछ अलग तरीके से इसको नोमेनक्लेचर किया गया है। अब इस टेबल से देख सकते हैं एंजाइम दैट फंक्शन एट द रेप्लिकेशन पोर्ट। ये जितने भी ये एंजाइम हम यहाँ पर अभी तक देखे हैं, सबसे पहले देखिए प्राइमेज का काम क्या होता है, प्राइमर का फॉर्मेशन करना और डीएनए को एक्सटेंड करवाना। उसके बाद डीएनए हेलिकेज एंजाइम आएगा तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को अनबाइंड करते जाएगा और जैसे जैसे डीएनए अनबाइंड होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसीड होगा। एसएसबी के थ्रू क्या होगा, जैसे डीएनए सॉरी सॉरी जैसे ही डीएनए हेलिकेज काम करेगा तो डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होते जाएगा और वहां पर एसएसबी प्रोटीन काम करेगा और एसएसबी प्रोटीन काम करते जाएगा तो डीएनए की रेप्लिकेशन एक्सटेंड होगा। उसके बाद जैसे जैसे हेलिकेज आगे की तरफ काम करते जाएगा तो टोपोइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा, सुपरकॉइल को हटाने का काम करेगा, पॉजिटिव सुपरकॉइल से नेगेटिव सुपरकॉइल। तो अभी तक हमने इस चारों एंजाइम के बारे में बात की है और ये जो चारों एंजाइम है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इसका जो नाम है वो या इसका जो नोमेनक्लेचर है वो वेरी करता है। तो किस तरीके से करता है, अगर हम ई कोली की बात करेंगे अगर हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के बारे में बात करेंगे और हम ह्यूमन के बारे में बात करेंगे तो तीनों ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि प्राइमेज को किस किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। तो प्राइमेज को हम यदि ई कोलाई के बारे में बात करेंगे तो ये डीएनए जी कहलाएगा। उसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में प्राइमेज जो होती है प्राइमेज भी बोला जा सकता है, यस टू RP1, ओके, आर PRI1 और PRI2 भी बोला जा सकता है। उसके बाद ह्यूमन के केस में इसको प्राइमेज कंसीडर किया जाएगा। डीएनए हेलिकेज को डीएनए बी कंसीडर कर लिया जाएगा ई कोलाई के केस में। उसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में जो डीएनए हेलिकेज है उसको MCM27 कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा, ह्यूमन में भी MCM27 कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद जो एसएसबी प्रोटीन होती है उसे ई कोलाई के केस में एसएसबी प्रोटीन कंसीडर किया जाएगा और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में हम आरपीए के फॉर्म में कंसीडर कर लिया जाएगा और ह्यूमन के केस में भी आरपीए के फॉर्म में कंसीडर कर लिया जाएगा। टोपोइसोमरेज 1
अगर हम ई कोलाई के बारे में देखें तो टोपो 1 या गायरेज एंजाइम बोला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में टोपो 1 या टोपो 2, और ह्यूमन के केस में भी टोपो 1 और टोपो 2 के बारे में यहाँ पर टोपो 1 और टोपो 2 के बारे टू के फॉर्म में यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा। ओके, तो ये जो अभी तक हम जितने भी एंजाइम के बारे में पढ़े हैं, इस एंजाइम को हम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जा सकता है, यहाँ से बी पार्ट में फॉलोइंग द मैच करके क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस चार्ट को ध्यान में रखेंगे। ओके, उसके बाद ये आज के लेक्चर का ये लास्ट पोर्शन है कि इस तरीके से हम डीएनए का जो इंटरेक्शन अभी भी पढ़े हैं, कि जो जितने भी एंजाइम हम यहाँ पर पढ़े हैं वो किस तरीके से रिक्रूट होते हैं और उसका अलग अलग नाम किस तरीके से दिखाया गया है। ओके, द पोर्शन दैट at the replication fork interact tightly but in a sequence independent manner, okay, with the DNA। तो अभी अभी तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि जो भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, जितने भी एंजाइम जो प्रोटीन यहाँ पर बन रहा है, वो सब क्या है यहाँ पर सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर पे यहाँ पर बाइंड हो रहा है। यानी जितने भी प्रोटीन यहाँ पर बाइंड हो रहा है उसके लिए कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस यहाँ पर नहीं है कि वही जाकर के बाइंड होगा, इसके लिए कोई सीक्वेंस स्पेसिफाई नहीं हो गया, वो इंडिपेंडेंट रहता है और इंडिपेंडेंट मैनर पे काम करता है। ओके, दिस इंटरेक्शन एक्सप्लॉइट द फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि डीएनए किस तरीके से काम करेगा। ओके, डीएनए के जितने भी एंजाइम है वो सीक्वेंस इंडिपेंडेंट है कि सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर पे बाइंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। दिस इंटरेक्शन एक्सप्लॉइट द फीचर ऑफ डीएनए दैट आर द सेम रिगार्डलेस ऑफ द पर्टिकुलर बेस पेयर, द नेगेटिव चार्ज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फेट बैकबोन। ओके, तो हम यहाँ पर अगर इंटरेक्शन की बात करेंगे, ओके, यहाँ पर हम देखिए इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क में। उसके बाद रेप्लिकेशन फोर्क के बाद जो डीएनए गायरेज टोपो आइसोमेरेज आया, हेलिकेज आया, उनका इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। ओके, और ये जो इंटरेक्शन होता है ये कहाँ पर होता है, डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर इंटरेक्शन होता है मोस्टली। तो पॉलीमरेज के ऊपर किस तरीके का इंटरेक्शन होगा, यदि हम बात करेंगे यहाँ पर बेस पेयर की बात करेंगे यहाँ पर हम। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली जो थंब डोमेन होता है, थंब डोमेन में जो हमारा इंटरेक्शन बनता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर क्या बनता है, इंटरेक्शन बनता है। ओके, एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर जो फॉस्फेट बैकबोन बनता है, जो डीएनए बेस पेयर के बीच में जो फॉस्फेट बैकबोन जो बनता है, शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन बनता है, उसमें मोस्टली कौन सा इंटरेक्शन देखा गया है, और ये इंटरेक्शन थंब डोमेन में देखा गया है डीएनए पॉलीमरेज के। और ये इंटरेक्शन कौन सा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखा गया है। उसी प्रकार से यदि हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन कहाँ पर देखा गया है, माइनर ग्रुप में देखा गया है। उसी प्रकार से यदि हम देखेंगे कि और ये जो माइनर ग्रुप में, माइनर ग्रुप में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखा गया है, ये पाम डोमेन में क्रिएट होता है डीएनए पॉलीमरेज के। तो हम यहाँ पर टोटल डीएनए पॉलीमरेज के जो डोमेन होता है, उस डोमेन में कौन कौन सा इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो थंब डोमेन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, पाम डोमेन जो कि माइनर ग्रुप का पार्ट है, वो पाम डोमेन में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग इंटरेक्शन कहां पर होगा, बिटवीन द बेसिस, ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्टैकिंग इंटरेक्शन होगा। ओके, तो इस सारे के सारे इंटरेक्शन क्या है यहाँ पर, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, क्योंकि यदि कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा तो उस कोवेलेंट इंटरेक्शन को हटाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब वहां पर एनर्जी, एक तो डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, उसके बाद यदि ये सारे इंटरेक्शन क्या होगा, कोवेलेंट हो जाएगा, तो उनको हटाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा उसका रेट क्या होगा, बहुत स्लो हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इंटरेक्शन होगा बहुत ही क्या होगा, यहाँ पर वीक इंटरेक्शन होगा, ताकि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो बहुत मतलब जल्दी से जल्दी क्या होगा, क्या हो सके, परफॉर्म हो सके या एक्सटेंड हो सके। ओके, तो ये इंटरेक्शन आपको ध्यान में रखना है कि एसएसबी में कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, थंब डोमेन में कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, पाम डोमेन में कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये बताया जा रहा है कि इन एडिशन द स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑफ दिस प्रोटीन आर स्पेशलाइज्ड टू एनकरेज प्रोसेसिव एक्शन बाय देयर फुल्ली डीएनए हेलिकेज और partially DNA polymerase and encircling the DNA।
ओके, तो ये जितने भी एंजाइम यहाँ पर है, ये सारे एंजाइम क्या है, प्रोसेसिव एंजाइम है। ओके, जैसे डीएनए हेलिकेज भी क्या है, प्रोसेसिव एंजाइम है, और जो डीएनए पॉलीमरेज है ये भी क्या है, प्रोसेसिव एंजाइम। प्रोसेसिव एंजाइम का मतलब इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है प्रोसेसिव एंजाइम होता है। प्रोसेसिव का मतलब एक बार यदि डीएनए पॉलीमरेज का रिक्रूटमेंट हो गया है तो अप्रोक्सीमेटली वो 10 टू द पावर 10 न्यूक्लियोटाइड का क्या करता है, वो एडिशन करवाता है। उसी तरीके से यदि डीएनए हेलिकेज बाइंड हो गया है तो ये पूरे के पूरे कोशिश करता है कि पूरे के पूरे जो डीएनए है उसका पूरा पूरा रेप्लिकेशन हो जाए। ओके, तो दोनों ही जो एंजाइम होता है वो हाईली प्रोसेसिव एंजाइम होता है। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन का आज डीएनए रेप्लिकेशन का इस लेक्चर में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यहाँ तक है। आगे की जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि डीएनए किस तरीके से काम करता है, पूरी तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, डीएनए का जो ट्रॉम्बन मॉडल वगैरह बनता है किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक है। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कि किस तरीके से हम इस चारों एंजाइम के बारे में पढ़े हैं। एक तो प्राइमेज, ओके, दूसरा है हमारा हेलिकेज, तीसरा है एसएचजी प्रोटीन, और चौथा है हमारा टोपोइसोमेरेज एंजाइम। ओके, तो आप आई होप कि आपको ये चारों एंजाइम के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से चारों एंजाइम रिक्रूट होता है और डीएनए को रेप्लिकेशन कराने के लिए हेल्प करता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।